हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का हमारा आईजीक्यू का सेशन, जिस चैप्टर का नाम है यूनिवर्स। और यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट हैं, एमसीक्यूज हैं जो आपके ओलंपियाड में आने वाले, उन्हीं को हम आज सॉल्व करेंगे। और ये बात याद रखना कि आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वाले पार्ट में से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपके ओलंपियाड में आते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बार ही वो रिपीट हुए हैं। जैसे कि एक मिडनाइट सन वाला बताऊंगा कौन सा। पहला क्वेश्चन देखो, यहां क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सैटेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ ओशियन मून्स इन द सोलर सिस्टम। देखो इसने क्या बोला है सर, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बोला है। इट मींस कि ये ह्यूमन मेड नहीं है ना। ये सैटेलाइट सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं और इन्हीं पर पूछा गया है। एग्जांपल है किसका? ओशियन मून्स का। ओशियन मून मतलब सर देखो, ओशियन मतलब वही है कि यहां पे लार्ज जो है वो वाटर बॉडीज हैं, है ना। इट मींस कि जहां जहां पे हमें फ्लूइड के एविडेंस मिले हैं और वहीं पर उन्हीं को ओशियन मून्स कहते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है यूरोपा, बी एनसिलेडस, एनसिलेडस। हाँ, ऑप्शन ए यूरोपा, बी एनसिलेडस एंड सी टाइटन। अब देखो ये है कहां? पहली बात, अगर आप यूरोपा की बात करो तो यूरोपा कहां है सर? जुपिटर नाम का एक ग्रह है, वहां पर ये है ना ओशियन मून। और एनसिलेडस और ये टाइटन, ये दोनों जो है ये कहां पर है बच्चों? ये सैटर्न पर है ना। सैटर्न प्लेनेट पर है और ये जुपिटर प्लेनेट पर है। इट मींस है तो ये ओशियन मून सी। तो ए भी हमारा सही है, बी भी हमारा सही है और सी भी हमारा सही है। और जब ऐसी कंडीशन हो कि तीनों क्वेश्चन सही हो तो फोर्थ हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। तो हमारे डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी आप इसको यहां टिक कर सकते हो। क्यों? तीनों ही ओशियन मून है ना, वाटर का एविडेंस है। और मैंने आपको यह भी बताया कि ये कौन कौन से प्लेनेट पर है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ओलंपियाड जो है वो टेस्ट लेने के साथ में हमें यह भी बताता है कि मैं कौन से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पूरा का पूरा इंडिकेशन है कि इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और यही आएगा, गारंटीड। यही बात है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सही बात है, इन्होंने ये बताया है हमें, है ना, ताकि आपको याद रहे कि सैटर्न क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। और अगर आपको सोलर सिस्टम के पूरे प्लैनेट्स याद करने हैं तो एक बेस्ट ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस। चलो आपको लिख के बताता हूं क्या करना है। एक सिंपल सा सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नाचोस, है ना। देखो माई के एम से क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। ठीक है, वेरी के वी से विनस हो जाएगा, ई से अर्थ हो जाएगा। ठीक है, एम से यहां मार्स हो जाएगा, जस्ट के जे से जुपिटर हो जाएगा, एंड एस से सैटर्न हो जाएगा, यू से यूरेनस हो जाएगा और एन से नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, अब सर ये कौन सी सीरीज है? देखो अगर आपको सीक्वेंस याद करना हो कि सन के बाद में कौन कौन से ग्रह आते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? सन जो है वो स्टार आ गया। उसके बाद ऐसे ही ये ग्रह जो है, प्लैनेट जो है वो उस लाइन में एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आई कि सर सबसे बड़े छोटे की पता कैसे करें? तो देखो यहां से शुरू होना, यहां से करना कि फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये है सबसे बड़े 5 प्लेनेट, और अर्थ जो है वो आता है 5th नंबर पर। 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का अर्थ। पहला कौन सा है? जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। क्लियर? याद रहेगा, ये ट्रिक हर बार काम करती है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके एसएसटी की बुक में ही ये ट्रिक आपको दे रखी है, ज्योग्राफी की जो बुक है ना उसके अंदर। चलो, अब ये कह रहा है इट इज ए गैस जायंट with an average radius of about 9 times of that of अर्थ। क्या कह रहा है कि अर्थ की रेडियस से 9 टाइम्स बड़ी है, किसकी? सैटर्न की। किससे? अर्थ से। ठीक है, about 9 times that of अर्थ। The atmosphere of Saturn is mainly composed of, और ये बताकर इसने हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है कि सर ये बता दो कि जो सैटर्न है उसका एटमॉस्फेयर है वो कौन सी गैसों से बना हुआ है। तो पहली बात कि सैटर्न का एटमॉस्फेयर है वो लाइट वेट कंपोनेंट्स है उनसे बना हुआ है, पहली बात। दूसरा क्या हमारे पास ऑप्शन है? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बी हीलियम एंड ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन एंड हीलियम, या फिर डी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब सिंपल सी बात ये देखो कि अगर वहां पर ऑक्सीजन होता तो लाइफ सर्वाइवल के क्या होते? चांस होते। तो ये दो ऑप्शन तो है हमारे बिल्कुल ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर बचा हाइड्रोजन एंड हीलियम और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मैंने आपको क्या कहा था कि लाइट वेट कंपोनेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम इनसे मिलकर बना हुआ है। पर कभी कभी ओलंपियाड वाले थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाकर हमसे ये पूछ लेते हैं कि भैया बताओ कितना इसका जो है कितना परसेंटेज है ना, कितना परसेंटेज है? याद रखना दीपक सर ने बताया था क्या? 75% एंड 25% अप्रोक्स। ठीक है, अब 75 किसका? सर हाइड्रोजन का। ठीक है, 25 किसका? सर सेकंड गैस कौन सी बताई थी आपने? हीलियम। ठीक है, और कहा जाता है कि थोड़ा सा परसेंट जो है वो इसमें मीथेन का भी पाया जाता है। किसका पाया जाता है? मीथेन का भी पाया जाता है। पर ऑलमोस्ट हमें ओवरऑल कितना बताना है? 75, 25 अप्रोक्स जो है इन दोनों के बारे में बताना है। क्लियर? आई होप कि आपका आंसर, सोलर सिस्टम के प्लेनेट, सारा डाउट जो है वो आपका एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया। और ये इतना सा कॉन्सेप्ट जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन जो है ओलंपियाड के साफ कर देता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड लैंड ऑफ द मिडनाइट। और अभी बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार ओलंपियाड में रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब 2 से 3 बार तो मैंने देख लिया, सिर्फ एक क्लास में नहीं, कई क्लासेस के पेपर में ओलंपियाड का ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ। इवन मैंने खुद ने तो कई करवा दिए, उसके अंदर है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन के बारे में। अब पूछ सकता है कि पहले पूछेगा कि कहां पर है, दूसरा पूछेगा कौन से सीजन में होता है, तीसरा ये जो आपके सामने है क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड लैंड ऑफ द मिडनाइट। इनमें से कौन सी कंट्री जो है उसे लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि दिन के 24 घंटे यहां पर सनलाइट रहती है। क्या रहती है बच्चों? सनलाइट रहती है, मतलब कि दिन रहता है। और ये कौन से सीजन में होता है? ये समर सीजन में होता है। ये फिनोमिना आपको समर में देखने को मिलेगा कि पूरा दिन रात क्या है? सवेरा है, वहां पर सूरज निकला हुआ है। और कौन सी कंट्री में होता है? दूसरा ये सुन लो कि ये होता है नॉर्थ पोल के अंदर। ठीक है, नॉर्थ पोल में कहा? कि सर नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ के अंदर ये कंट्री आती है। अब ऐसी कंट्री इनमें से कि सर इनके अंदर आती है, नॉर्थ पोल में आती है, आर्कटिक सर्कल के अंदर है, इनमें से कौन सी है? स्वीडन है, अंटार्कटिका है, स्विट्जरलैंड है, या फिर नॉर्वे है? तो याद रखना हर बार आपसे पूछा जाएगा और आपको क्या बताना है? नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां पर 24 आवर्स जो है वो सनलाइट दिखती है। कहां? समर के अंदर, जो कि नॉर्थ पोल के नॉर्थ में, यानी आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? तो यहां पे डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज अ नासा स्पेस मिशन लॉन्च्ड इन 2006। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। देन it became the first spacecraft to provide the close-up images of Pluto and its moon। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने 2015 में पहली बार प्लूटो और उसके मून की क्लोजअप इमेज जो है वो प्रोवाइड करवाई थी। It also became the first spacecraft to explore the second Kuiper Belt object, second Kuiper Belt object, Arrokoth in 2019। यानी ये एक ही मिशन जो है दो मोस्ट हिस्टोरिकल काम करने के लिए जाना जाता है। एंड विच मिशन आर वी टॉकिंग अबाउट, और इनमें से कौन सा मिशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके अलावा 3 ऑप्शन आप देख रहे हो, एक तो आंसर होगा, 3 ऑप्शन, यानी चारों ऑप्शन में हमसे बात की गई मिशन की, और ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा कैसे। चलो, अपोलो 17। अपोलो 17, पहली बात तो ये याद रखनी है कि सर ये नासा का फाइनल मिशन था। दूसरी कि ये 1972 में हुआ। कुछ याद आया? जब आपको 1972 याद आता है तब ये याद आता है कि चांद पर इंसानों ने कदम रखा था। जी हाँ, नासा का फाइनल मिशन 1972 का यही था, जब ह्यूमंस लैंडेड ऑन मून, जब धरतीवासियों ने चांद पर कदम रखा था, अपोलो 17 के तहत ही रखा। अब हमसे पूछा गया है कि सर 2006 का और 15 का ये जो मिशन है क्या ये है क्या? नहीं, ये नहीं है पहली बात तो, बट ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको नोट कर लेना, ओलंपियाड में आएगा। देन न्यू हॉरिजन्स, है ना, द न्यू हॉरिजन्स इस मिशन को कहते हैं, और इसी मिशन ने 2 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल काम किए कि 2006 में तो इसको लॉन्च किया गया था, और 15 में प्लूटो और उसके मून की पिक्चर ली थी, और 19 में कुइपर बेल्ट आरोकोट को खोजा था। 2 इंपॉर्टेंट काम, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है। देन हमारे पास एक नया ऑप्शन है, ऑप्शन सी, एक्सपेडिशन 18। ये ISS का मिशन था, यानी कि इंटर नेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन था, और ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन मिशन था। क्या था बच्चों? कहते हैं कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन मिशन था। ठीक है। और फाइनल फार्मासेट। देखो, फार्मासेट जो है, नाम से पता लग रहा है फार्मा, इट मींस कि कुछ मेडिकल या फिर एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है। हालांकि सारे एक्सपेरिमेंट से ही थे, बट फार्मासेट जो है ये एक नासा का मिशन था। इसमें क्या हुआ? इसमें जो स्पेस का इफेक्ट था, है ना, स्पेस का इफेक्ट था, चेक किया गया। किस पर? ईस्ट पर। इस पर बच्चों, ईस्ट पर जो है स्पेस का इफेक्ट चेक किया गया। और मजे की बात पता है क्या है? कि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा क्रेजी है ना, और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी हैं ओलंपियाड के अंदर। तो यहां पर हमारे पास अपोलो 17, न्यू हॉरिजन जो आ चुका है, एंड डी फार्मासेट, ये 3 क्वेश्चन जो है ये आने के पूरे चांसेस है। मतलब कि अगर आपने एक चैप्टर कर लिया ना, तो इस चैप्टर के तहत आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टेलेशन आर अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ पर्टिकुलर शेप इन द स्काई। कॉन्स्टेलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार है जो पर्टिकुलर स्काई के अंदर अलग अलग फॉर्म में है। हमारा एक क्वेश्चन भी इस पर आएगा, पूछेगा हमसे। ईच ऑफ देम हैज बीन गिवन अ स्पेसिफिक नेम। जैसे आपको पता है कि हर एक स्टार के ग्रुप को अलग नामों से हम जानते हैं, जैसे कि उर्सा मेजर, सिंपल सा। देन ये बोल रहे हैं विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग कॉन्स्टेलेशन। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके नेमिंग के लिए जिम्मेदार है, मींस जो इसकी नेमिंग करती है। ऑप्शन ए, फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज, बी नासा, सी द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, या फिर डी इसरो। अब सिंपल सी बात क्या है? सर आप तो सारी सिंपल सी बातें बता रहे हो, बट सिंपल सी बात है कि अगर मैं नासा की बात करूं, नासा और इसरो ये जो है ये स्पेस एक्सप्लोरेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं।
ठीक है, उनके रिसर्च पर और बाकी तरह के सब चीजों पर ये ध्यान देते हैं। ठीक है, अब यहां पे दो बचा, फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज। अब यहां पे फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज जो है, ये एस्ट्रोनॉमिकल जो सब्जेक्ट है, टीचिंग है, सपोर्ट है, इंश्योरेंस है, ये प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है ना। ये एक हेल्पिंग सिस्टम की तरह काम करता है ना। क्या प्रोवाइड करता है, जैसे कि टीचिंग के लिए, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट टीचिंग के लिए, और इंश्योरेंस के लिए, है ना, और कई अलग अलग तरह की पब्लिक फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करवाता है ना। पब्लिक फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करवाता है रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज। ये सोसाइटी जो है पूरी तरह ये काम करती है। देन हमारा लास्ट ऑप्शन बचा द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। यही है हमारा सी जो है वो ऑप्शन, यही वो है जिसने 88 कॉन्स्टिलेशन के नेमिंग, यानी मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन जो है उनकी नेमिंग की है। किसने? द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। याद रखना 88 कॉन्स्टिलेशन थे, 88 मॉडर्न कॉन्स्टिलेशन जिनकी नेमिंग इन्होंने की है। क्लियर? तो अगर पूछे तो बता देना 88 है, बाकी इस संस्था के क्या काम था मैंने आपको बता दिया। करेक्ट? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर क्या रहेगा? सी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, हु अमोंग द फॉलोइंग होल्ड a world record for the most spacewalk 60 EVS and to spend more than 82 hours outside in space। 82 hours 82 घंटे स्पेस में बिताए, है ना, और सबसे ज्यादा स्पेस वॉक के लिए ये जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास और चारों ही अपने अपने फील्ड, यानी कि ऐसे फेमस फॉर समथिंग समथिंग। चलो बात करते हैं। पहले ऑप्शन है हमारे एलेक्सी लियोनोव। इनका नाम याद रखना, कौन है? एलेक्सी लियोनोव। और इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है द पर्सन हु वॉक इन स्पेस, यानी ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्पेस में वॉक करा। मेरी बात ध्यान से सुनना। The first person who walk in space। ठीक है, समय कब है? ईयर 1965। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। और अगले जो व्यक्ति हैं इनके बारे में भी याद रखना कि ये पहले अमेरिकन हैं who walk first in space, यानी पहले अमेरिकन जिन्होंने स्पेस में वॉक किया। ये पहले व्यक्ति हैं, ये पहले अमेरिकन है, तो इन बात का याद रखना, है ना। द फर्स्ट who walk in space, ठीक है, एडवर्ड हिगिस व्हाइट। एडवर्ड हिगिस व्हाइट अमेरिकन है पहले जिन्होंने स्पेस में वॉक किया। और अब आप चौंकने वाले हो क्योंकि ये समय है जून 1965 का, वही साल जब एलेक्सी लियोनोव ने पहला रिकॉर्ड सेट किया, है ना, स्पेस में वॉक करने का पहले व्यक्ति। देन सी है हमारा एनाटोली सोलोवेव। एनाटोली सोलोवेव जो है ये 5 बार स्पेस में जा चुके हैं, 5 टाइम्स। और इन्हीं के साथ इन्होंने ही 82 आवर्स का रिकॉर्ड जो है वो सेट कर रखा है ना, सबसे ज्यादा समय स्पेस में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। किनके नाम है? एनाटोली सोलोवेव। ठीक है, ये तो पहले। और दूसरे एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है माइकल लुपेज। माइकल लुपेज अल्जेरिया से, है ना, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है और इनका रिकॉर्ड है 67 आवर्स 40 मिनट का। यानी कि फर्स्ट नंबर पर है हमारे
एनाटोली भाई साहब, और सेकंड नंबर पर है हमारे माइकल सर, है ना, स्पेस में टाइम बिताने में, है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा टाइम जो है वो स्पेस के अंदर बिताया है। कौन? ये। अब ये तीन तो इंपॉर्टेंट थे, अपने अपने फील्ड में फर्स्ट नंबर पर है। और ये जो दद्दू आप देख रहे हो ना, जॉन ग्लेन, ये भी कोई कम नहीं है, इन्होंने 3 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया है, 3 टाइम्स, है ना, 3 बार इन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया है। और इनका स्पेसक्राफ्ट था मरकरी स्पेसक्राफ्ट, है ना, जिसका नाम था फ्रेंडशिप 7। ठीक है, फ्रेंडशिप 7 इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम था। 3 बार इन्होंने पृथ्वी के चक्कर लगाए। और अगर आप पूछोगे सर कौन सी तारीख को, तो 20 यानी 20 Feb 1962, है ना, 20 Feb 1962 को 3 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए। मरकरी स्पेसक्राफ्ट था, नाम उसका था फ्रेंडशिप 7। अब बताओ, क्या अब तुम्हें इसमें कोई भी ऐसी चीज लग रही कि अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया तुम चूक जाओगे? पॉसिबल ही नहीं है ना, इतना डिटेल में है कि अगर इस फील्ड से कोई क्वेश्चन भी आया ना तो तुम्हारे नंबर पक्के हैं। चलो अगला करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a space probe is a robotic spacecraft that leaves Earth's orbit and explores space. Which among the following was the first space probe to maintain orbit around another planet? यानी कि अर्थ के ऑर्बिट से दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में गया है सक्सेसफुली। पहला प्रोब कौन सा है? ऑप्शन है मैरिनर 10 मार्स 3 एंड मैरिनर 9 F, या फिर सोजोर्नर। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो, पहली बात, ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मैरिनर 10, ये पहला, द फर्स्ट प्रोब जो कि विजिटेड 2 प्लेनेट। कौन कौन सा 2 प्लेनेट पे विजिट हुआ? ये पहला वीनस और दूसरा मार्स। ठीक है, और करंटली ये जो है ये किसके चक्कर लगा रहा है? ये सन के अराउंड जो है वो घूम रहा है। देन सेकंड ऑप्शन है हमारा मार्स 3। ये एक मार्स मिशन था जिसको 28 में 1971 को लॉन्च किया गया था, और जस्ट आफ्टर 9 डेज, है ना, इसके 9 दिन बाद एक दूसरा प्रोब मार्स 2 जो है इसका भाई, वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। करेक्ट। फिर ऑप्शन है हमारा सी, मैरिनर 9। बच्चों ये एक नासा का मिशन था, ठीक है, और पहला ऐसा प्रोब जो ऑर्बिट, अर्थ का ऑर्बिट छोड़कर दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट में गया था। अब वो दूसरा ऑर्बिट कौन सा है? सर मार्स का था। ठीक है, कब? 1971 की ये बात है। चलो अगला देखो, डी, सोजोर्नर। बच्चों ये एक सोवियत प्रोब था जो 4 जुलाई 1997 को मार्स पर लैंड किया था। क्या क्या था? मार्स पर इसने लैंड किया था, और ये एक मार्स पाथ फाइंडर मिशन था। किसका? सोवियत का। क्लियर। अब हमसे हमारा आंसर पूछा था, वो तो हमारा आ गया ऑप्शन सी, और इसके अलावा बाकी डिटेल जो है वो आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आपको बता दिया। अगला चलो क्वेश्चन नंबर 8, अ जर्मन फिलोसोफर गिव नेबुलर हाइपोथेसिस इन विच the philosopher said that the solar system developed out of an interstellar cloud of dust and gas called nebula. Who was he? देखो इन्होंने जो है वो नेबुलर हाइपोथेसिस जो है उसको डिस्कवर किया था, उसको बताया था। वो कौन है? पहली बात इन्होंने हमसे कहा है वो एक जर्मन फिलोसोफर है। कौन है बच्चों? जर्मन फिलोसोफर है। ऑप्शन है हमारे ओवन चैम्बरलेन, कार्ल रिटर, इमैनुअल कांट एंड डी हार्लोड जेफरीज। तो देखो अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन ए की, ओवन चैम्बरलेन, ठीक है, ओवन चैम्बरलेन ये एक जर्मन फिजिसिस्ट है। कौन है बच्चों? ओवन चैम्बरलेन जो है वो एक जर्मन
फिजिसिस्ट है जिन्होंने एंटी प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, एंटी प्रोटॉन को डिस्कवर किया, फिर उसके बारे में बताया। किसके बारे में? एंटी प्रोटॉन के बारे में। तो ये हमारे आंसर तो नहीं है। देन कार्ल रिटर की बात करें, कार्ल रिटर जो है वो बच्चों एक जर्मन जियोग्राफर है। कौन है ये? एक जर्मन जियोग्राफर है जिन्होंने ज्योग्राफी के काफी सारे मूल सिद्धांत जो है वो दिए हैं। देन हमारा सी, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो है वो एक जर्मन फिलोसोफर है। कौन है बच्चों? एक जर्मन फिलोसोफर है और नेबुलर हाइपोथेसिस जो है वो इन्हीं के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? इमैनुअल कांट के द्वारा। अब बात करें ऑप्शन डी हमारा, हार्लोड जेफरी। देखो बच्चों, हार्लोड जेफरी जो है वो एक ब्रिटिश जियोफिजिस्ट है। कौन है? ब्रिटिश जियोफिजिस्ट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में इनका काफी ज्यादा योगदान है। बट हमारा आंसर था सी, जो कि हमें मिल गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, द सॉलिड कोर स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉमेट इज नोन एज द न्यूक्लियस। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ अ कॉमेट इज कंपोज्ड ऑफ एन एमलगमेशन ऑफ रॉक, डस्ट, वाटर, आइस एंड मैनी फ्रोजन गैसेस। ठीक है, ओके, इसीलिए इसको डर्टी स्नोबॉल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों? इसलिए इसको डर्टी स्नोबॉल के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following gases is the nucleus of a comet composed for? ये बात कर रहे हैं कि जिन गैसों के बारे में उन्होंने बताया वो गैसें कौन सी है। क्या वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन है, या फिर अमोनिया, या फिर मीथेन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया। अब देखो, मैक्सिमम गैसेस का जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन क्या है? डी है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, मोनोऑक्साइड भी शामिल है, मीथेन भी शामिल है और अमोनिया भी शामिल है। पर साथ ही साथ बच्चों याद रखना, यहाँ पे एक गैस ऐसी है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है ना। मैंने बचपन में पढ़ा था पर अभी तक मुझे याद है। वो गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और इसी के साथ हमारा आंसर जो था वो डी था। किसके फेवर में? डर्टी स्नोबॉल फिनोमिना, यानी कि एक टर्म का नाम, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्स आर एनॉर्मस स्फेयर्स ऑफ इग्नाइटेड गैस दैट लाइट द कॉस्मोस। जी हाँ, they come in many different type and sizes. Correct. Which among the following is not a non type of stars? इनमें से कौन सा है जो स्टार्स का नॉन टाइप नहीं है ना? देखो, स्टार्स जो हैं वो अलग अलग तरह से लाइटनिंग होते हैं, तो उसमें कई तरह के फिनोमिना है, कई तरह के नाम भी उनको दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है व्हाइट ड्वार्फ, रेड जाइंट, ग्रीन ड्वार्फ या फिर रेड ड्वार्फ। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो नॉन टाइप ऑफ स्टार्स फिनोमिना में नहीं आता ना? लाइटनिंग की बात कर रहे हैं। देखो, व्हाइट ड्वार्फ ये कॉन्सेप्ट में है ना, रेड जाइंट भी है और रेड ड्वार्फ भी है। क्लियर? बट ग्रीन ड्वार्फ जो है हरी लाइट वाला, हरी चमकती शक्तियों वाला, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं आता है ना, ये आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट है और ये एक नॉन टाइप ऑफ स्टार्स में नहीं आता। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पर्टिकुलर के लिए अलग अलग थिंग्स होती है, मतलब कि डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। जी हाँ, और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स hypothesis theory, and who proposed this theory of origin of universe after Georges Lemaitre? देखो, पहले ये थ्योरी जो थी बिग बैंग थ्योरी की, ये जॉर्जस लेमेथर ने दी थी। चलो ये बात तो तय हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि इन्हीं की ऑब्जर्वेशन को एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि इनको प्रूफ करने के लिए दूसरी थ्योरी जो थी इनके बाद किसने दी? ऑप्शन है एडविन हबल, बी जेम्स जीन्स, या फिर सी कार्ल वाइजेस्कर, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे सी जो है ये कार्ल वाइजेस्कर
अभी थोड़ी देर पहले हमने एक हाइपोथेसिस पढ़ी थी जिसको हमने बोला था नेबुलर हाइपोथेसिस, कहा था ना। और इसी हाइपोथेसिस में कंट्रीब्यूट किया था कार्लसन ने, और रशियन साइंटिस्ट के साथ ये हुआ था 1950 में। तो ये जो है ये बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने के या फिर इनको ऑब्जर्व करने के लिए नहीं जाना जाता, ठीक है। ओके, देन हमारे पास है ऑप्शन बी, जेम्स जीन्स। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो सन है वो भी क्या कर रहा है, मैटर जो है वो इजेक्ट कर रहा है ना, निकाल रहा है, जिसे इंट्रूडिंग स्टार्स थ्योरी कहा गया था, है ना। बट ये भी इसमें शामिल नहीं है। यहां पर है एडविन हबल, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने हबल इफेक्ट के साथ यानी बिग बैंग थ्योरी के ऑब्जर्वेशन को एक्सपेंड किया था कि यूनिवर्स जो है वो लगातार क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए इज द क्लियर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है। LRO इज एन रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट दैट इज ऑर्बिटिंग द मून। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, LRO जो है वो किसके ऑर्बिट में है? मून के। इट इज टेकिंग पिक्चर्स एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मून सरफेस। ठीक है, व्हाट डज LRO स्टैंड फॉर? इनमें से LRO की फुल फॉर्म क्या है? पहली बात कि सर मून के लिए है, दूसरा सर उसकी फोटोज जो है ना, सेल्फीज है ना, मून के साथ वो लेके भेज रहा है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, तो किससे जुड़ा होगा? मून से। तो अगर मून से जुड़ा है तो L किससे स्टैंड करेगा? लूनार से। ठीक है, अब लूनार सर चारों के चारों ऑप्शन में लूनार लूनार ही है। डी में है रिकनेसेंस, ठीक है। रिक्रिएटिंग ना रे, रिकॉर्डिंग ना, फिर रिकनेसेंस, ठीक है। अब देखो यहां पे साफ तौर पे हमारा बी हमारा सी जो है वो एलिमिनेट हो गया, बचे हमारे पास दो। ठीक है, यानी लूनार रिकनेसेंस। अब ये ऑर्बिटर होगा या ऑब्जेक्ट होगा? सर ऑर्बिटर है, क्यों? मून के अराउंड घूम रहा है, तो बस ये भी डी हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, और हमारे पास हमारी फुल फॉर्म आ गई ऑर्बिटर। बट बेटर क्या रहेगा कि आप इसको याद रखें, लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर, क्योंकि ये डेफिनेशंस कई बार पूछी गई है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13। It is the largest explosion of stars that takes place in space. Okay, it is difficult to see in our own Milky Way galaxy due to dust which blocks our view. It was last discovered by Johannes Kepler in 1604. What are we talking about? जॉनस केपलर के द्वारा डिस्कवर किया गया है 1604 में, इसलिए इसको SN1604 भी कहते हैं, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं न्यू स्टार के नाम से भी इसको जाना जाता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या है? जहां पे एनर्जी तो है वो क्या होती है? ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, इससे हमें नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। सुपरनोवा की बात करें, सुपरनोवा जिस तरह का ये एक्सप्लोजन था तो वो सुपरनोवा था, है ना। इसे दूसरा नाम यानी केपलर्स सुपर नोवा इफेक्ट भी कहा जाता है। कब की बात है? 1604 में इन्होंने डिस्कवर किया था। किसने? जॉनिस केपलर ने। फिर बात करें स्टार एक्सप्लोजन की, तो ये सिंपल फिनोमिना है जब कोई स्टार जो है वो एक्सप्लोज्ड यानी फूटता है, फटता है, धमाका होता है। डी नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सैटर्न? सैटर्न के बारे में स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है हमें वेरीफाई करना है, और जो सही है वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें सारी स्टेटमेंट क्या करनी होगी? वेरीफाई करनी होगी, चेक करनी होगी। पहला देखो, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन इन द यूनिवर्स। देखो यहां पे एक पंगा आ गया, बट आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? इसमें कह रहा है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड देखो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, हाँ ये सेकंड लार्जेस्ट है,
बट यहां गलती क्या कर दी, एंड फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन इन द यूनिवर्स, जबकि फिफ्थ प्लेनेट कौन सा है सर, जुपिटर है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता, आपने सही कर दिया तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। चलो क्या होगी, पहली वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। दूसरी देखो, इट इज अ जाइंट प्लेनेट मेड मोस्टली ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस। हमने क्या बोला था सर, हमने बात करी थी हाइड्रोजन की और हीलियम की, ठीक है, और इसने क्या बोला है, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमने कहा था क्या, हमने कहा था सर हाइड्रोजन है वो 75% है, और दूसरी गैस क्या थी, हीलियम, वो 25% है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो है वो अर्थ से भी कम, यानी इसकी डेंसिटी जो है वो पानी से भी कम है। मतलब कहा जाता है कि ये बाथटब में ना फ्लोट कर सकता है। किसकी बात करें, सैटर्न ग्रह की बात करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, अगर ये मीथेन की जगह हीलियम बोलता तो शायद सच हो जाता, बट नहीं है। फिर देखो हमारी थर्ड सी स्टेटमेंट, इट हैज सेकंड लार्जेस्ट मून इन द यूनिवर्स कॉल्ड टाइटन। फिर कह रहा है सी, इट हैज सेकंड लार्जेस्ट मून इन द यूनिवर्स कॉल्ड टाइटन। जी हाँ, ये वाली बात तो सही है ना, सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट मून है किसका, यूनिवर्स का। अब मुझे आप बच्चों कमेंट में बताओ कि सर अगर टाइटन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है तो यहां पे फर्स्ट यानी लार्जेस्ट मून ऑफ द यूनिवर्स कौन सा होगा। चलो हमारी सी स्टेटमेंट तो क्या है, यहां पे सही है। अगला देखो ऑप्शन डी, नासा's Pioneer 11 सैटर्न मिशन, ठीक है यहां तक सही है। प्रोवाइडेड द फर्स्ट क्लोज लुक, प्रोवाइड द फर्स्ट क्लोज लुक, ये बात भी सही है। ये कह रहा है 1989 की बात कर रहा है, जबकि ये सही नहीं है। ये फर्स्ट लुक जो है किसका, सैटर्न मिशन का, वो सितंबर 1979 में था। कब था बच्चों, 1979 में, इस बात को याद रखना। करेक्ट, 1979 में था जब ये इसके पास से गुजर रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी सिर्फ करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द मेटियोर crater is a huge hole in the middle of the desert outside Flagstaff, Arizona. ठीक है, who among the following first suggests that it was produced by a meteorite impact? यहां पे किसने ये सजेस्ट किया था कि ये मेटेरिट इंपैक्ट के कारण ऐसा क्रेटर जो है वो बना है। ऑप्शन ए डैनियल बेरिंगर, बी एल्बर्ट ई फुटी, सी ग्रूव कार्ल गिलबर्ट, या फिर डी यूगन एम शूमेकर। देखो ऑप्शन नंबर डी की बात करें, यूगन एम शूमेकर जो है इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर लेवी 9 कॉमेट था उसको डिस्कवर किया था, है ना। इसकी को डिस्कवरी की थी किसकी, लेवी 9 कॉमेट की, अपनी बीवी के साथ मिलकर। क्लियर, तो इनका नाम तो नहीं आता। बात करें ग्रूव कार्ल गिलबर्ट की, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने टेक्टोनिक्स और जो इरोजन का सिद्धांत था वो इन्होंने बताया था। किन्होंने, ग्रूव कार्ल, ये क्या है, ये एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है ना, ये सारे अमेरिकन है वैसे तो। ऑप्शन बी की बात करें, अल्बर्ट ई फुटी, ये क्या है, ये भी एक अमेरिकन फिजिशियन है ना, बट इनकी डिस्कवरी इसके अंदर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ना तो डी है, ना तो सी है, ना तो बी है, यहाँ पे है डैनियल बेरिंगर। और इन्होंने ही ये प्रूफ किया था कि जो एरिजोना में एक बड़ा कार्टर बना हुआ है, ह्यूज मेटेरियल कार्टर बना हुआ है, वो किसका, एक मेटेरियल का इंपैक्ट है ना, एविडेंस इन्होंने प्रूफ किए थे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट। और इसके रिगार्डिंग आपको यूगन एम शूमेकर इनकी और इनकी वाइफ की जो डिस्कवरी है लेवी 9 कॉमेट, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स एंड स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस। ठीक है, which gases are responsible for the formation of galaxies in the universe? गैलेक्सीज का फॉर्मेशन के अंदर कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे ऑप्शन 4 है हमारे पास, ए एक्यूमुलेशन ऑफ आर्गन गैस, बी एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, या फिर सी एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहां पे बच्चों याद रखना है कि अगर ऐसा पूछा जाए कि
यहां पर यूनिवर्स में गैलेक्सी के फॉर्मेशन में कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको याद रखना ऑप्शन बी, हाइड्रोजन गैस रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि जितने भी एविडेंस मिले हैं उन सभी में क्या है, इनमें हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो है वो पाई गई है। इवन सन देख लो, है ना, जो ये सन लाइट है और इसमें न्यूक्लियर जो रिएक्शन हो रहा है ना, और ये जितना रिलीज कर रहा है मैटर, उन सभी में हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ हु सजेस्टेड that the earth and the moon were once a single body but later spun from earth because of centrifugal force। क्या था कि कहते हैं कि अर्थ और जो मून है ये दोनों एक ही बॉडी का हिस्सा थे, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण मेल्टन मोगमा में बाद में ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सर जॉर्ज डार्विन। तो देखो सर जॉर्ज डार्विन जो है ये चार्ल्स डार्विन के पुत्र थे। किसके? चार्ल्स डार्विन। ये वही डार्विन है जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की थ्योरी दी थी। ठीक है, चलो अगला देखो, इसके बारे में बताएंगे आपको। बी है एडविन हबल, इन्होंने हबल इफेक्ट दिया था। ठीक है। सी, विलियम हर्स्केल, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशन की खोज करी थी। किसकी? हु डिस्कवर इंफ्रारेड रेडिएशन। देन एडमंड हैली। एडमंड हैली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कॉमेट जो था उसकी ऑर्बिट जो थी वो पता करी और इनके मरने के बाद उसको नाम दिया गया हैलीस कॉमेट। ठीक है, पर सर यहां पे हमारा आंसर कहां है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉर्ज डार्विन। और ये वही हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी जिसके तहत ये माना गया कि अर्थ से ही मून जो है वो अलग हुआ है, और इसका नाम फिजन हाइपोथेसिस रखा गया, जो इन्होंने 1879 में दी थी। इन्होंने सर जॉर्ज डार्विन ने, पुत्र ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18, which among the following spacecraft became the first to enter the upper atmosphere of the sun? upper atmosphere of the sun यानी कोरोना और सन का एटमॉस्फेयर जो है उनकी स्टडी के लिए इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, आदित्य L1, बी पार्कर सोलर प्रोब, सी सोलर ऑर्बिट, या फिर डी हिनोड। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन डी से शुरुआत करते हैं। डी क्या है? डी सर एक सोलर सैटेलाइट है। क्या है? सोलर सैटेलाइट है, बट किससे, कहां की है ये? सर ये जापानीज की है ना, जापान नीज की एक सोलर सैटेलाइट है स्टडी के लिए, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। सी, सोलर ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट जिसमें प्लेनेट वगैरह चक्कर लगाते हैं, उस ऑर्बिट को क्या कहते हैं? सोलर ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। बी है पार्कर सोलर प्रोब। यही वो प्रोब है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, और भाई साहब ने 2021 में क्या करा? स्टडी करी। किसके? सन के एटमॉस्फेयर की। और यहां पे मजे की बात, आदित्य L1 इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 2 सितंबर 2023। तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछ ले, बट हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। Question number 19, the area in which a planet is at a right distance from a star and is having ideal temperature is known as। देखो ideal temperature जिसमें किसी भी सरफेस का, किसी भी प्लेनेट के सरफेस का वाटर जो है वो एग्जिस्ट करता हो, ऐसा जस्ट राइट टेम्परेचर की ये बात कर रहे हैं या फिर जस्ट राइट डिस्टेंस की ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। पहला गोल्डीलॉक्स जोन, बी हैबिटेबल जोन, सी लिविंग जोन, या फिर डी ए एंड बी। देखो यहाँ पे बात करें डी की, तो डी की बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं सी की, लिविंग जोन। लिविंग जोन क्या होता है? वो एरिया जहां पे इंसान रहता है ना, अपना लिविंग जोन, वो ये इससे रिलेटेड नहीं है। बट गोल्डीलॉक्स जोन
और हैबिटेबल जोन, ये दोनों एक ही के लिए, यानी ऐसा कंडीशन डिस्टेंस जिसमें एक स्टार का जो आइडियल टेम्परेचर हो और आइडियल डिस्टेंस हो, उसे गोल्डीलॉक्स जोन या फिर दूसरा नाम हैबिटेबल जोन के नाम से भी जाना जाता है। इट मींस आंसर डी होगा हमारा, ए एंड बी बोथ, है ना। तो डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20, द लार्ज डार्क पैचेस ऑन द मून सरफेस आर नॉन एज। अच्छा देखो, मून के सरफेस पे जो हमें डार्क पैचेस दिखते हैं ना, कौन क्या लोग कहते हैं ना कि वो सागर है, समुद्र है ना, कि उनका सरफेस है, या फिर बेसॉल्ट लावा जो है वो ठंडा हो चुका है, उसके पैचेस दिखाई देते हैं। काफी सारे रिसर्च में ऐसा कहा है। हमसे पूछा है कि उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए डार्क मैटर्स, मून स्पोर्ट्स, या फिर मारिया और सी एज इट फिल्ड विद स्टोन्स, या फिर डी मारिया और सी एज इट फिल्ड विद लावा। तो देखो यहां पे ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी कोई टर्म नहीं दी गई है। फिर बात करें मारिया और सीज, देखो मारिया जो है वो एक लैटिन वर्ड है ना, किसके लिए, सी के लिए। तो यहां पे सागर की बात, सही की बात कर रहे हैं। एंड एज इट फिल्ड विद लावा, कहते हैं कि बेसाल्टिक लावा जो है ना उसके बारे में, है ना। बेसाल्टिक लावा जो है वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है, और वहीं जो है हमें दूर तक क्या दिखते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, यानी कि लार्ज डार्क पैचेस के रूप में दिखता है। जो मून पर धब्बे हैं ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टोन्स की बात नहीं है, यहाँ पे लावा की बात है जो सॉलिडिफाइड फॉर्म में है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अचीवर सेक्शन हॉट से, और ये सेक्शन बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन आपके ओलंपियाड के हैं, इसी सेक्शन से रिपीट होते हैं। करेक्ट। सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट अबाउट मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमें बतानी है। ये क्या कह रहा है, फर्स्ट इट इज ए कॉन्सेंट्रिक टाइप ऑफ गैलेक्सी। अरे ये कॉन्सेंट्रिक टाइप गैलेक्सी नहीं है, ये तो पैरेट स्पाइरल टाइप की गैलेक्सी है ना। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, गलत होगी। सेकंड देखो, मिल्की वे इज मेड अप ऑफ सम परसेंटेज ऑफ डस्ट एंड गैस। जी हाँ, मिल्की वे किससे बना है, कुछ परसेंटेज गैस और डस्ट से भी बना है। देन थर्ड कह रहा है, द सेंटर ऑफ दिस गैलेक्सी हैज ए सुपरमैसिव ब्लैक होल। जी हाँ है, जिसको सैजिटेरियस ए या फिर SGRA भी कहते हैं। यानी कि इसकी दो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट फर्स्ट वाली जो है वो इनकरेक्ट है। और ऑप्शन में देखो ABC में DCB तो नहीं होगा, हमारी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो गलत हुई है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखो, unscramble the given letters to find the name of the planet which has the highest percentage of methane gas। highest percentage of methane gas उस प्लैनेट में पाया जाता है इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, अनस्क्रेबल कर लेते हैं। पहला देखो SATURN। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा है, इट मींस पहले तो उसमें इसने गलत दे दिया, स्पेलिंग गलत दे दी, सैटर्न। ठीक है, दूसरा कह रहा है URAN। अरे URANUS, यूरेनस की बात कर रहा है। ठीक है, सी देखो NEPTUN और E, नेपच्यून की बात कर रहा है। ठीक है, और ये बात कर रहा है JUPITER, है ना, जुपिटर की बात कर रहा है। देखो जुपिटर तो क्या है, लार्जेस्ट प्लेनेट है, ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, और हमसे मीथेन गैस का पूछा है। अगर हम मीथेन गैस की बात करें तो हमारा सैटर्न है, हमें पता है सर 75 और 25% का है। कौन कौन सी है सर, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये भी बाहर हो गया। और
जुपिटर, ये भी बार हो गया। फिर दो देखो क्या है, यूरेनस एंड नेपच्यून। दोनों में से यूरेनस जो है ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मीथेन गैस से बना हुआ है। इट मींस ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 24, this planet has 4 largest moons, Ganymede, Callisto, Europa and Lu, and these moons are known as Galilean satellites। अरे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, इवन कई क्लासों में जैसे कि 7th, 8th, 9th, 6th, 5th, 4th, इन सभी में एक एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और पिछले भी कई साल में रिपीट हुआ है। मेरे को लगता है आगे भी कुछ सालों में ये लगातार रिपीट होगा क्वेश्चन, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेजफुल क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्या बोल रहा है, ठीक है, द लू मून इज द मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव मून इन सोलर सिस्टम। ये कह रहा है द लू जो मून है वो वॉल्केनिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है सोलर सिस्टम में। ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कई बार, तो हमें इसको यस में क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेनेट इन द अबोव पैराग्राफ। ये कौन से प्लेनेट के मून है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए सैटर्न की, तो सैटर्न का आपको पता है कौन कौन से सर मेन था, यूरोपा है ना, और टाइटन है ना, जो अभी याद है टाइटन जिसमें सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, और सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है ये, ठीक है। तो इसमें तो होगा नहीं। बी मार्स की बात करें तो मार्स का क्या है, फोबोस और डिमोस, है ना, ये किसके हैं, ये मार्स के मून है। फिर बात करें जुपिटर की, तो बच्चों ये याद रखना ये जुपिटर के मून है, कौन से, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा एंड लू। और ये किसने सर्च किए हैं, ये गैलीलियो गैली ने इनको सर्च किया है, और डिस्कवरी कब की है, 1616 यानी 1616 की डिस्कवरी है, किसकी, गैलीलियो गैली की। और हमारा डी ऑप्शन वीनस का कोई भी नेचुरल मून नहीं है, इस बात को याद रखना। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि विच प्लेनेट हैज नो नेचुरल मून, तो अगर इसमें वीनस है तो आप टिक कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द कैसियोपी कंस्टेलेशन इन द गिवन पिक्चर। अब देखो ये क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया इन्होंने, क्यों पूछ लिया पता लग जाएगा। 4 हमारे पास कंस्टेलेशन के पिक्चर हैं, हमें बताना है कि कौन सा है कैसियोपी कंस्टेलेशन। अब देखो ऑप्शन ए की बात करें, देखो ऑप्शन ए में क्या है, एक व्यक्ति जो है वो तीर लेके खड़ा है ना, एज ए हंटर को शो करता है, किसमें, ग्रीक मैथोडोलॉजी में, ठीक है। तो ग्रीक के अंदर इसको कहते हैं द हंटर, और उन व्यक्ति का नाम है ओरियन। क्या नाम है, ओरियन। तो इसका 2 नाम है इस कंस्टेलेशन के, द हंटर एंड ओरियन, ठीक है। अब अगला इसको बोलते हैं एम या फिर डब्ल्यू, है ना, डब्ल्यू या फिर एम इसका नाम है, और इसका दूसरा नाम है क्वीन कैसियोपिया। क्या है, क्वीन कैसियोपिया इस कंस्टेलेशन का दूसरा नाम है, किसमें, ग्रीक माइथोडोलॉजी में। फिर अगला ये है आपका टॉरस। कौन है, ये टॉरस है, और ये कौन है, ये है सैगिटेरियस, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। क्लियर? क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारा आंसर क्या है सर, बी, जिसको हम एम और डब्ल्यू कंस्टेलेशन के नाम से जानते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, क्वीन कैसियोपिया, है ना, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही शानदार, काफी अमेजिंग रहा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप कि आपने इसको नोट भी किया होगा। क्यों, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।